हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आंचल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल कोडेड क्यूरियोसिटी में। आज का जो सेशन है उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि लगातार प्रीवियस ईयर पेपर्स में आते रहे हैं और उनके साथ साथ मैं आपको इसमें उनके करेक्ट आंसर्स भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जिससे कि आप फुल मार्क्स अपने इस चैप्टर में ले सके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इनमें से कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट मोड है? ऑप्शंस है फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, बडिंग और गेमीट फॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है? बडिंग। आप भी वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप क्रॉस चेक करिए कि क्या आपका आंसर सही है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? ऑप्शंस हैं कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, मेंटेन्स ग्रोथ एंड इंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। तो अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है एक ऑर्गेनिज्म के लिए? तो क्या वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखती है, या उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, या ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, या कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज के लिए? तो करेक्ट आंसर है इट एंश्योर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। क्वेश्चन नंबर 3, बाइनरी फिजन इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन। अब बाइनरी फिजन मैंने आपको पढ़ाया है, किस किस ऑर्गेनिज्म में पढ़ाया है? जल्दी से रिवाइज करके बताइए मेरे को। ह्यूमंस, बैक्टीरिया, अमीबा या फ्रॉग? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर है अमीबा। इसके अलावा आपने बाइनरी फिजन किस में पढ़ा है? इसके अलावा आपने बाइनरी फिजन पढ़ा है लेशमेनिया में। बट दोनों में फर्क क्या है? अमीबा में इरेगुलर बाइनरी फिजन है जबकि लेशमेनिया में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्शन स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट इज। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जब रिप्रोडक्शन होती है उसकी स्टेजेस का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो सबसे पहले क्या होगा? जब भी रिप्रोडक्शन होगी तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले गेमीट्स बनते हैं, फिर उससे क्या बनता है? गेमीट से क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट कब बनेगा? जब दो गेमीट्स फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट फर्दर डिवाइड एंड रीडिवाइड करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो is the baby plant and that baby plant will germinate to produce a seedling. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारा A, that is gamete to zygote, zygote to embryo and embryo to seedling. क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्टार मार्क लगा लीजिए, ये बहुत बार आता है। कई बार आपको हो सकता है ब्रायोफाइलम की लीव आपको दे दें और आपसे पूछें कि बताइए इस पर्टिकुलर प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होगी। तो प्रोपेगेट कैसे करता है ये प्लांट? लीफ के थ्रू। ब्रायोफिलम में फाइलम वर्ड जो है वो लीफ को ही है। अगर आपको याद हो मैंने इसकी आपको लीफ का डायग्राम ड्रॉ करवाया था। तो इसकी लीफ में क्या प्रेजेंट होती है? इसकी लीफ में बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। जब ये बर्ड्स नीचे गिर जाएंगी सॉइल में तो ये डिटैच होंगे और एक नया प्लांट जर्मिनेट करेगा। तो इसी तरीके से जो ब्रायोफिलम है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बाय लीफ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। तो सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो प्रोपेगेशन है विच टेक प्लेस बाय द वेजिटेटिव प्लांट पार्ट। अब वेजिटेटिव प्लांट पार्ट में क्या क्या आता है हमारे? स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। तो स्टेम, रूट्स और लीव से अगर कोई नया प्लांट बन रहा है तो हम उस मेथड को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अदरवाइज अगर फ्लावर इन्वॉल्व हो गया और फ्लावर इन्वॉल्व हो गया तो यानी कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गया? सेक्सुअल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फिर क्या बनता है? फ्रूट। तो फ्रूट इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो करेक्ट आंसर इज स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, नो। स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स, नो। स्टेम, रूट्स एंड फ्लावर्स, नो। Stem, root and leaf is the correct method of or the correct way of forming the new plant by vegetative propagation. पोटैटो, पोटैटो को याद हो अगर आपको, मैंने बताया था कि पोटैटो जो है हमें दिखता है कि वो रूट है बट एक्चुअल में वो क्या है? स्टेम। इन पोटैटो द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक प्लेस बाय रूट, लीव, स्टेम, ट्यूबर और ग्राफ्टिंग। तो आंसर इज स्टेम, ट्यूबर। Vegetative propagated plant, option A, do not bear roots, do not bear buds, are genetically similar, are genetically dissimilar.
तो जो भी प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होंगे तो सबसे पहली बात उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और जब बच्चे उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो वो जो प्लांट होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये वर्ड हम यूज करते हैं प्लांट्स के केस में, तो सिंगल पेरेंट आर इन्वॉल्व, देयरफॉर no zygote formation is there, therefore no intermixing, therefore no variation, तो कोई वेरिएशंस नहीं आएंगी। और जब कोई वेरिएशन नहीं आएंगी इसका क्या मतलब हुआ, दे आर जेनेटिकली सिमिलर। स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय, स्पायरोगायरा क्या है, एक प्लांट है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। ये जो मैं आपको छोटे छोटे नोट्स दे रही हूँ ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आपने उस वीडियो को अभी भी नहीं देखा है और आपने सोचा कि चलो हम क्वेश्चन आंसर्स ही कर लेते हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट ये एक तरह की एल्गी है, जो स्पायरोगायरा है ये क्या है, एल्गी है। ये हमें वाटर बॉडीज में मिल जाती है, तो जैसे ही हम इस एल्गी को वाटर बॉडी से निकालते हैं तो ये टूट जाती है, फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो जाती हैं। इसकी फ्रेगमेंट्स अलग अलग होने की वजह से ही जो मेथड है वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। तो स्पायरोगायरा रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन। तो बडिंग से कौन करता है, बडिंग से कौन करता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बडिंग से कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, बडिंग से करती है ईस्ट। रीजनरेशन से कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, आप मुझे कोई और एग्जांपल भी दे सकते हैं, मैंने आपको बडिंग से ईस्ट बताया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बडिंग से और कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करता है। रीजनरेशन से कौन है और फिजन से कौन है, ये दोनों आप मुझे बताएंगे। In rhizopus, tubular thread-like structure bearing sporangia at their tip. This is also one of the important question जो बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि राइजोपस, या फिर आपको कह दें कि जो ब्रेड मोल्ड है, कि जो ब्रेड मोल्ड है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है। ब्रेड मोल्ड में क्या होता है कि फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके ऊपर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम। ये जो स्पोरेंजियम है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है, हाइफी, विच इज ऑल्सो नोन एज फंगल हाइफी, बिकॉज राइजोपस इज नथिंग बट फंगस। राइजोपस के अलावा ये जो क्वेश्चन है ये म्यूकर के नाम से भी आ जाता है कि म्यूकर कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो म्यूकर और राइजोपस दोनों ही, और ब्रेड मोल्ड, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारी फंगस हैं जो कि हॉट ह्यूमिड कंडीशंस मिलते ही ग्रो करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। बनाना, रोज, जैस्मिन और ऑरेंज के क्या नहीं होते, सीड्स नहीं होते, बड्स नहीं होते, फ्लावर्स नहीं होते या रूट्स नहीं होते, तो दे डोंट हैव द सीड्स। तो आज के टाइम पे जो हम ऑरेंजेस देखते हैं उनमें भी हमें कहीं सीड्स नहीं दिखते, बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। तो इनको हम वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन के थ्रू ही ग्रो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट इज, हिबिस्कस, आपको मैंने दो टाइप के फ्लावर बताए थे, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं, जिनमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो। बाइसेक्सुअल कौन से होते हैं, बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। यूनिसेक्सुअल, ओनली सिंगल सेक्स ऑर्गन इज देयर, आइदर इट इज मेल और फीमेल, सिंगल सेक्स ऑर्गन। न्यूट्रल फ्लावर, ना ही मेल ऑर्गन है ना ही फीमेल ऑर्गन है, नीदर मेल नॉर फीमेल, यानी कि कोई भी पार्ट उसमें नहीं प्रेजेंट। देन वेरी स्मॉल, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक। तो हिबिस्कस के फ्लावर आप सबने देखे होंगे, बड़े ही कॉन्स्पिक्युअस और फ्लैशी फ्लावर्स होते हैं इसके। तो वो कौन से फ्लावर्स होते हैं इसके, बाइसेक्सुअल, इसमें दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। देन कम टू द फ्लावर्स ऑफ पपाया। पपाया के फ्लावर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, न्यूटर या वेरी स्मॉल। ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वन वर्ड में भी आ सकते हैं कि पपाया के फ्लावर्स, या फिर नेम वन यूनिसेक्स प्लांट विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो आपको उन दोनों के आपको लर्न करने हैं। तो पपाया हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि एक और मैंने आपको बताया था, एक और प्लांट जिसके यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वो कौन से फ्लावर हैं, कौन सा प्लांट है जिसके फ्लावर यूनिसेक्सुअल हैं। ठीक है,
Now come to the question number 14. The process of release of eggs from the ovary. ओवरी से एग का रिलीज होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुएशन, रिप्रोडक्शन, इंसेमिनेशन या ओव्यूलेशन? तो करेक्ट आंसर है ओव्यूलेशन, यानी कि जब एग जो है वो ओवरी से रिलीज होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. In human beings, the fertilization occur in the uterus, ovaries, fallopian tube या vagina. तो कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? तो फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब में, विच इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. वैसे ये सारे ही क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, बट जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मैं उनके बारे में आपको अलग से बता रही हूँ. वो किसी भी वे में आपके सामने आ सकते हैं क्वेश्चन. तो ओविडक्ट में क्या होती है? फर्टिलाइजेशन. यूट्रस में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फीटस, यानी कि जो फीटस यानी कि जो अनबॉर्न बेबी है उसकी ग्रोथ कहाँ होगी, उसकी डेवलपमेंट कहाँ होगी? वो होगी यूट्रस में. वेजाइना क्या है? वेजाइना वो पार्ट है जहां से स्पर्म्स जो हैं एंटर करेंगे इनटू द फीमेल बॉडी. तो वेजाइना से स्पर्म एंटर करेंगे. वेजाइना को हम एक और नाम से भी जानते हैं, बर्थ कैनाल. बर्थ कैनाल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहीं से बेबी का बर्थ होता है. क्वेश्चन नंबर 16. द एम्ब्रियो इन ह्यूमन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू. अगेन मार्क अ स्टार टू दिस क्वेश्चन. ये एम्ब्रियो जो है, यानी कि जो अभी अनबॉर्न बेबी, जो अभी मास ऑफ सेल है, उसको नरिशमेंट चाहिए. तो उसको नरिशमेंट कहां से मिल रहा है? मदर की ब्लड में से, बाय अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा वो टिश्यू है जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है. इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाइज इन स्क्रोटम. ये हमने पढ़ा था कि टेस्टिस स्क्रोटम में होती है. क्यों, क्या करती हैं वो? स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट है? क्या वो मेटिंग में हेल्प कर रही हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प कर रही हैं, या गैमीट के इजी ट्रांसफर में हेल्प कर रही हैं, या एस्ट्रोजन के सिक्रीशन में? तो करेक्ट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. व्हाई? बिकॉज ह्यूमन स्पर्म रिक्वायर 2 to 3 डिग्री लेस temperature as compared to the body temperature. Therefore, the testis lies in the scrotum region. Next question, question number 18. Which of the following method of contraception protects from acquiring sexually transmitted disease? तो STD से हमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो एक पर्सन को STD से बचाएगा? वो है कॉन्डोम्स. तो कॉन्डोम्स जो है एक बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. ये तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाएगा, दूसरा पर्सन को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाएगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. इन फिगर, आपको एक फिगर गिवन है जिसमें लेबलिंग की गई है ए, बी एंड सी. आपसे पूछ रहे हैं कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, इन सिक्वेंशियल, यानी कि सीक्वेंस में बताना है. पहले ए का नाम, फिर बी का और फिर सी का. तो ए इज द प्लूम्यूल, B is the cotyledon which provide nourishment to the developing embryo, और C जो नीचे की तरफ होगा रेडिकल से क्या ओरिजिनेट होती है? रूट. इसीलिए आप ऐसे लर्न कर लीजिए, R for रेडिकल, R for रूट. A जो है वो है प्लूम्यूल गिव राइज टू शूट. तो करेक्ट आंसर है C. Plumule, cotyledon and radicle. Plumule give rise to shoot. Cotyledon gives the food or the stored food of the growing plant, and radicle is nothing but the root which give rise to the root. Question number 20. Which among the following disease is not sexually transmitted? Sexually transmitted disease में hepatitis जो है ये बाय ड्रिंकिंग द कंटामिनेटेड वाटर से भी हो सकती है हमें, बट जो सिफिलिस है, HIV एड्स है और जो गनोरिया है, ये सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के थ्रू ही होती हैं. अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा बताऊं तो सिफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, HIV एड्स जो है वो वायरस डिजीज है, वायरल डिजीज है, और जो गनोरिया है वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज है. तो आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है नेम वन वायरल डिजीज विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो उसमें आपका आंसर आएगा HIV एड्स.
नेम एनी बैक्टीरियल डिजीज विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, तो उसमें आप गोनोरिया भी लिख सकते हैं और सिफिलिस भी लिख सकते हैं। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज। अब हम चलते हैं असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में। असर्शन रीजन की पहले मैं आपको ऑप्शंस बता दूं। बोथ ए एंड आर मतलब बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. And third option is A, that is assertion is true, but reason is false. And fourth, assertion is false, but reason is true. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 assertion statement रीड करते हैं। assertion क्या कह रहा है? Asexual reproduction involve only one parent. कि जो asexual reproduction होती है उसमें कितने पेरेंट ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है? वन। तो इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? यस, this statement is true. रीजन क्या कह रहा है? asexual reproduction result in offspring that are genetically identical. मैंने अभी आपको ये एमसीक्यूज में भी एक क्वेश्चन करवाया था कि asexual reproduction या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, जो यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, वो जेनेटिकली सेम होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ 21 is A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. क्वेश्चन नंबर 22 assertion स्टेटमेंट है स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज। तो स्पोर्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं? स्पोरेंजियम। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो अभी मैंने ये यहाँ पे बनाया था स्पोरेंजियम, जो कि किसमें प्रेजेंट है? राइजोपस, म्यूकर, ब्रेड मोल्ड या मैं फंगस कह दूं तो ये स्पोरेंजियम से क्या प्रोड्यूस होते हैं? इससे प्रोड्यूस होते हैं स्पोर्स। तो स्पोर्स जो हैं कह रहे हैं वो यूनिसेलुलर बॉडीज है। ट्रू और फॉल्स? यस, दे आर यूनिसेलुलर बॉडीज। तो कह रहे हैं स्पोर्स बनते कैसे हैं? द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योरेशन। कह रहे हैं कि जो पेरेंट बॉडी है वो सिंपली टुकड़ों में टूट जाती है जब वो मेच्योर होगी और उसी को हम स्पोर्स कहते हैं। तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है। स्पोर्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं? स्पोर प्रोड्यूस होते हैं थ्रू स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम जो है ये बर्स्ट करेगा, ये बर्स्ट करके छोटे छोटे स्पोर्स जो हैं वो एयर में आ जाएंगे और जैसे ही इन स्पोर्स को कोई हॉट ह्यूमिड कंडीशंस मिलेंगी ये जर्मिनेट कर जाएंगे। तो करेक्ट आंसर फॉर 22 क्वेश्चन इज सी। व्हाट इज सी? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, क्लोन्स आर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जैसा कि हमें पता है कि वो सारे क्या होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब जब वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं तो हम उन्हें क्लोन्स भी कह देते हैं। क्लोन्स मतलब द एग्जैक्ट कॉपी, द कार्बन कॉपी। क्लोन्स क्या होते हैं? कार्बन कॉपी। जब हम फोटोकॉपी करवाते हैं, फोटोस्टेट करवाते हैं तो व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग? वी आर प्रोड्यूसिंग द क्लोन्स। रीजन क्या है? क्लोन्स हैव एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डीएनए एज देयर पेरेंट्स। तो यस, रीजन इज ऑल्सो ट्रू। Clones are the offspring produced by asexual reproduction and they have the same genetical material or the same copy of DNA. So correct answer is A. Moving to the question number 24, assertion testis lies in penis outside the body. कह रहे हैं कि testis जो है वो penis region में present है outside the body. तो ये statement true है या false है? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? The testis lies in penis outside the body. No, this statement is false because testis lies in scrotum. कहाँ प्रेजेंट होती है testis? scrotum में। तो रीजन क्या दे रहे हैं? sperm require temperature lower than the body temperature for development, which is true. तो it means answer is A is false but R is true, यानी कि ऑप्शन D. Now moving to the question number 25, double fertilization is unique to angiosperm. तो हमने ये डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक बड़े अच्छे से पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ट्रिपल फ्यूजन भी बताया था और जिसमें मैंने आपको सिनगैमी भी बताया था। तो डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है? एंजियोस्पर्म का। और वो कह रहे हैं जो ट्रिपल फ्यूजन है इट अकर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो, ट्रिपल फ्यूजन टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इट मींस असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? सी। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज और असर्शन टाइप क्वेश्चन। अब मैं कुछ आपके लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी और साथ ही में उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी बताऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल। अब बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ड्रॉ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ड्रॉ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर आपको ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड लेबल, और लेबल में उन्होंने कुछ स्पेसिफाई किया हो,
तो ध्यान से सुनिएगा, आपको जो भी लेबलिंग्स वो पूछ रहे हैं सिर्फ आपने उन्हीं को लेबल करना है, एक्स्ट्रा कोई लेबलिंग नहीं करनी, क्योंकि उससे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे क्या लेबल करने को कह रहे हैं? नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ एग। तो आपको वो पार्ट को, वो जो ऑर्गन है उसको लेबल करना है जो एग को प्रोड्यूस करती है। तो एग को प्रोड्यूस कौन करता है? ओवरी। तो यानी कि आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ किया, आप नंबर 1 डालेंगे और क्या लेबल करेंगे? ओवरी। तो आपका नंबर 1 का आंसर हो गया ओवरी। नंबर 2 साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि जहां पे फर्टिलाइजेशन होती है उसे लेबल करें। अब फर्टिलाइजेशन जहां होती है आप या तो उसे ओविडक्ट कह दें या आप इसको फेलोपियन ट्यूब कह दें, दोनों ही सही आंसर होंगे। नंबर 3 साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन यानी कि जहां पे वो जो एम्ब्रियो है वो प्लांटेड हो गया, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो फर्दर ग्रोथ के लिए जहां पे भी साइट है उसकी, जहां पे वो इम्प्लांट हो गया, वो क्या है? यूट्रस, विच इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म। एंट्री ऑफ स्पर्म्स, जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, वेजाइना। तो ध्यान से सुनिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने डायग्राम ड्रॉ करना है, बट लेबलिंग उन्हीं पार्ट्स की करनी है जो पूछी है, और उसमें भी नंबर 1 नंबर 2 करके, यानी कि जब आप ओवरी को लेबल कर रहे हैं तो आप वहां पे नंबर 1 ओवरी ऐसे लिखेंगे। जब आप ओविडक्ट को लेबल करेंगे तो लिखेंगे नंबर 2 ओविडक्ट। जब आप यूट्रस को लेबल करेंगे तो आप लिखेंगे नंबर 3 यूट्रस एंड नंबर 4 वेजाइना। इसके अलावा आपको कोई लेबलिंग्स नहीं करनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन asexual and sexual type of reproduction described by variations are observed in the offspring produced by sexual reproduction। तो सबसे पहला वो पूछ रहे हैं कि asexual और sexual reproduction में कोई आप डिफरेंस बताइए दो। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पॉइंट्स क्या हैं डिफरेंस के? पहला तो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और सेक्सुअल में कितने पेरेंट इन्वॉल्व है? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आएंगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस बहुत ही कम आएंगी या ना के बराबर आएंगी, इतनी कम होंगी कि हम उसे निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि सेक्सुअल में वेरिएशंस क्यों आती हैं? तो सेक्सुअल में वेरिएशन आने का जो रीजन है वो ये है क्योंकि सबसे पहला तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। अब 2 टाइप के जब गेमीट्स फ्यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या आएंगी? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा जीन का और जिसकी वजह से वेरिएशन आएंगी एंड वेरिएशंस लीड्स टू स्पीशिएशन, यानी कि नई स्पीशीज जो हैं वो बनेगी एंड वेरिएशंस लीड्स टू स्पीशिएशन, नई स्पीशीज बनेगी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ द डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टोबैको प्लांट द मेल गेमीट हैव 24 क्रोमोसोम। अब उन्होंने हमें बताया कि एक मेल गेमीट है उसमें 24 क्रोमोसोम है। तो मेल गेमीट में अगर 24 क्रोमोसोम है तो फीमेल गेमीट में भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 24। What is the number of chromosome in zygote? तो number of chromosome in zygote will be 48। तो टोबैको प्लांट में उन्होंने आपको मेल गेमीट क्या होता है बेटा? मेल गेमीट यानी कि जो स्पर्म हो गया या मैं आप कहें पोलन ग्रेन्स, प्लांट है तो आप कहेंगे पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन में जितने क्रोमोसोम होंगे उतने ही क्रोमोसोम फीमेल गेमीट में होंगे यानी कि एग में होंगे। और अगर आप जाइगोट में देखें तो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे? 48। तो ऐसा ही क्वेश्चन ह्यूमंस के रेफरेंस से भी आपको आ सकता है कि अगर मैं कहूं कि जो ह्यूमंस में जो मेल है उसमें कितने क्रोमोसोम हैं? ह्यूमन मेल में होते हैं, ह्यूमन मेल हैज 23 क्रोमोसोम्स। ह्यूमन फीमेल किसकी बात कर रही हूं बेटा? ये मैं बात कर रही हूं स्पर्म की। ठीक है, जैसे उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया था मेल गेमीट, तो मेल में जो स्पर्म जो मेल गेमीट है उसमें 23, फीमेल में जो एग है उसमें कितने क्रोमोसोम है? 23 क्रोमोसोम है। अब दोनों में 23 क्रोमोसोम है तो क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए जो रिजल्टेड इंडिविजुअल होगा या जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कितने होंगे? तो ऑफस्प्रिंग में कितने होंगे? ऑफस्प्रिंग विल हैव 46 क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे बना है? वो मेल और फीमेल गेमीट के फ्यूजन से वो बना है। तो जब ये दोनों गेमीट फ्यूज करेंगे, स्पर्म और एग फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा?
जाइगोट या फिर मैं कहूं ऑफस्प्रिंग, और उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे 46। तो किसी भी रेफरेंस से आ जाए ये क्वेश्चन, आप इजिली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। What changes are observed in uterus if fertilization does not occur? Very very important question। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा जाता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, यानी कि अगर एग को स्पर्म्स नहीं मिले, तो क्या चेंजेस यूट्रस में आएंगे। तो सबसे पहले आप इसको पॉइंट्स में लिखेंगे, एग विल डाई। जैसे ही एग यूट्रस लेवल तक पहुंच जाता है तो एग की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और जो यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर किया होता है बाय फॉर्मिंग द स्पॉन्जी लाइनिंग, वो जो स्पॉन्जी लाइनिंग है वो शेड ऑफ हो जाएगी, वो झड़ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ विजाइनल ब्लीडिंग ऑफन कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ यूट्रस विल शेड ऑफ, वो धीरे धीरे जो है वो विजाइना से वो धीरे धीरे शेड ऑफ हो जाएगी और उसे हम क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन। Now next question, reproduction is linked to the stability of population of a species, justify the statement। रिप्रोडक्शन की वजह से वो कह रही हैं कि पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी आती है। एक स्पीशीज जैसे कि ह्यूमंस की जो स्पीशीज है उसकी पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइज्ड है ड्यू टू रिप्रोडक्शन। तो इस स्टेटमेंट से आपसे वो जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं। इन रिप्रोडक्शन डीएनए पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन के थ्रू जो डीएनए है, जो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, वो डीएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाएगा। डीएनए की कॉपी बनेगी विथ कंसिस्टेंसी बट विद माइनर वेरिएशन। डीएनए जो कॉपिंग करता है उसमें माइनर एरर उससे हो जाते हैं। अगर कोई भी इंसान भी अगर कोई कॉपी करेगा किसी से, तब भी उसमें कुछ ना कुछ तो एरर होने के चांसेस हैं ही। तो उसी तरह से डीएनए से भी कुछ गलतियां हो जाती हैं, बट स्टिल अगर हम कहें तो 99% तो वो सेम ही कर रहा है, और इस कंसिस्टेंसी की वजह से ही स्टेबिलिटी आएगी एक पर्टिकुलर स्पीशीज में। तो यहां तक मैंने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे या कोई क्वेश्चन आपके पास है जिसका आपको आंसर नहीं समझ में आ रहा है या कैसे अटेम्प्ट करें, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको उसका रिस्पॉन्ड करूंगी। और इसी ही तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।